नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। निर्माण परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य, नियमों की अनदेखी करने पर होगी सख्त कार्रवाई। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लेकर बीएलओ, सुपरवाइजर और वार्ड पार्षदों की बैठक आयोजित। अंधाधुंध स्प्रे अपनी फसलों में न करे किसान, कहा कृषि विशेषज्ञ योगिता बाली ने। नगर परिषद ने बरसाती नालों की सफाई करने के लिए कर्मचारियों को दिए निर्देश। हलवासिया विद्या विहार में औषधीय पौधों का किया गया रोपण। स्वास्थ्य विभाग डेंगू और मलेरिया को लेकर अलर्ट, रोकथाम के लिए बनाई गई रणनीति। भिवानी में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान को लेकर वार्ड नंबर 15 की सैनी धर्मशाला में बीएलओ, सुपरवाइजर, बीएलए और वार्ड पार्षदों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदाता सूची से किसी भी पात्र मतदाता का नाम न हटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की कि वे 14 जुलाई से पहले अपने फॉर्म भरकर संबंधित बीएलओ के पास जमा कराएं, ताकि उनका नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रहे और कोई भी मतदान के अधिकार से वंचित न हो। बैठक में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की गई तथा विशेष सभी बीएलओ को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, फॉर्म अपलोड करने की विधि, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने और तकनीक प्रक्रियाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि कार्य के दौरान यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो उसका समाधान किस प्रकार से किया जाएगा। सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी राजा राम ने बताया कि यह अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशों के अनुरूप पारदर्शी एवं 100% मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि जिन मतदाताओं को बीएलओ द्वारा फॉर्म दिए गए हैं वे 14 जुलाई की अंतिम तिथि से पहले उन्हें सही तरीके से भरकर संबंधित बीएलओ के पास जमा करा दे, ताकि किसी भी पत्र या पात्र मतदाता का नाम सूची से न कटे। बैठक में यह भी बताया गया कि क्षेत्र में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नगर परिषद के गार्बेज टिपर वाहनों के माध्यम से लोगों को मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा सभी वार्ड पार्षदों से भी बीएलओ का सहयोग करने के और अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं तक अभियान की जानकारी पहुंचाने का आग्रह किया गया है। ये डस्ट पोर्टल है, ये हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाया गया था और इसके अंदर सभी जितने भी कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य होते हैं 500 गज से ऊपर, उनको इस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। सबसे पहले तो यही है, क्योंकि उसको अगर टाउन प्लानिंग के एरिया में पड़ता है तो टाउन प्लानिंग से भी परमिशन लेनी पड़ेगी उसके लिए, और एमसी से लेनी है तब भी, और इसका प्रूफ दिखाना पड़ेगा, तभी जाके वो इनको मांगते हैं। और खाली रजिस्ट्रेशन ही काफ़ी नहीं है, इसके अलावा मौके के ऊपर विंड शीट होनी चाहिए, ग्रीन नेट वगैरह या जो भी है आप लगा सकते हैं, ताकि आपके घर पे जो कार्य चल रहा है उसकी डस्ट उड़ के पड़ोसियों को ना तंग करे। मटेरियल जो बाहर पड़ा है उसको आपने पूरी तरह ढकना है, छिड़काव करना है उसके लिए रेगुलरली, एक कैमरा लगाना है ताकि पता रहे कि आपके यहाँ मटेरियल कितना आ रहा है, जा रहा है, और उसके लिए जो ट्राली आ रही है क्या पता वो ऊपर से बंद है या नहीं है, या उसको ढका हुआ है या नहीं है, जो मटेरियल आ रहा है वो भी ढकना होना चाहिए। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्माण कार्यों से होने वाले धूल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली सभी निर्माण एवं विकास परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र अरोड़ा ने बताया कि निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वाले परियोजना संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। वहीं बड़े निर्माण कार्यों में एंटी स्मोक गन और लाइव मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्थाएं भी अनिवार्य की गई। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र अरोड़ा ने बताया कि प्रदेश के सभी परियोजना प्रस्तावकों, फैक्ट्री संचालकों, बिल्डरों, कॉलोनाइजरों तथा वाणिज्यिक संस्थानों को ऑनलाइन आवेदन एवं स्वयं मूल्यांकन के लिए निर्धारित डस्ट पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक परियोजना प्रस्तावक अथवा निर्माण एजेंसी को अपनी निर्माण गतिविधियों का नियमित एवं स्वयं निरीक्षण एवं स्वयं परीक्षण करना होगा। यदि निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की कमी सामने आती है तो उसका तत्काल सुधार करना संबंधित एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही समय समय पर स्वयं ऑडिट, निरीक्षण तथा स्वयं मूल्यांकन की रिपोर्ट भी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
उन्होंने बताया कि 2.5 एकड़ या इससे अधिक क्षेत्रफल तथा 10 लाख रुपए या उससे अधिक लागत वाली विकास परियोजनाओं में लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो कैमरे लगाना भी अनिवार्य किया गया है ताकि निर्माण गतिविधियों की वास्तविक समय में निगरानी की जा सके। पहले तो नरेंद्र जी, आपके चैनल को देखने वालों का तो मेरा नमस्कार। आज वार्ड नंबर 15 में जो सैनी धर्मशाला है, इसमें हमने बूथ नंबर 61 से लेकर 80 तक के जो सभी BLOज हैं, सुपरवाइजर साहिबान हैं, BLA हैं और वार्ड पार्षद उनको बुलाया है। सभी से यहाँ विचार विमर्श किया, मीटिंग ली और हमने प्रोसीडिंग भी यहाँ लिखी है कि किसी भी मतदाता का किसी भी वार्ड में किसी भी बूथ में वोट न रह जाए, प्रॉपर SIR का काम हो, इसलिए हमने यहाँ आज मीटिंग बुलाई है। नवीन कुमार है, PGT और एज ए सुपरवाइज़र मैं काम कर रहा हूँ यहाँ। तो ऑनलाइन की जैसे 20 BLO हमने यहाँ बुलाए थे, उसमें ये चीज़ हमने समझाई है कि किस तरह से आपने जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करना है। ऑनलाइन जो एनुमरेशन फॉर्म है उनको फिल करना है। जैसे कुछ कह रहे हैं कि ASDD की जो लिस्ट जो हमने तैयार करनी है, अब्सेंट, शिफ्ट, डेथ और डबल की, उसमें कुछ परेशानी आ रही है। वो कह रहे हैं कि अगर हमने ये इस तरह से अपलोड कर दी तो बाद में समस्या आएगी। लेकिन आम जन को हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अगर किसी प्रकार का कोई अब्सेंट है, कोई वोटर शिफ्ट हो गया है या डबल वोट बन गया है, तो फॉर्म नंबर 6, 7, 8 भर के उसका दोबारा से फिर बढ़ जाएगा। विजेंद्र कुमार है, मैं बूथ नंबर 63 का BLO हूँ, वार्ड नंबर 15। ठीक है, हमारी आज हमें ऑनलाइन मीटिंग है। मीटिंग के बारे में बताया गया कि आपको कैसे मीटिंग के बारे में प्रोसेस है। जो हमारा ASD की लिस्ट है, जो BLA से हमें मीटिंग हुई थी BLA के साथ में, उनका ऑनलाइन हमें अपलोड करना था, उसके बारे में बताया गया हमें। और AER साहब आए हैं, उन्होंने पूछा भी आपको समस्या क्या है, फार्म इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे, वहाँ फार्म वापस क्यों नहीं आ रहे। तो हमने AER साहब को बताया जी लोग अभी भी जागरूक नहीं है, हमने फार्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। भिवानी में हुई हल्की बारिश से खरीफ की फसलों पर मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस बारिश से कपास और कुछ सब्जियों की फसल को लाभ मिला है, जबकि ग्वार और बाजरे की फसल को खास फायदा नहीं हुआ। कृषि विशेषज्ञ योगिता बाली ने किसानों को सलाह दी कि बाजरे के खेतों में पानी खड़ा न होने दें और बिना आवश्यकता के कीटनाशकों का छिड़काव न करें। वहीं किसानों का कहना है कि अच्छी पैदावार के लिए अभी और झमाझम बारिश की जरूरत है। कृषि विशेषज्ञ योगिता बाली ने बताया कि हल्की बारिश से खरीफ की कुछ फसलों कपास व धान को फायदा होगा। उन्होंने बताया कि आगे भी बारिश की संभावना है, जिसके चलते जमीन नरम होगी तथा शुरुआती दौर में डाली गई खाद भी फसलों को भरपूर मिलेगी, जिससे अच्छी ग्रोथ होगी। वहीं उन्होंने किसानों को सलाह देते हुए बताया कि गवार व बाजरा की फसल में किसान पानी खड़ा न होने दे, इससे फसलों में दिक्कतें आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि किसान अंधाधुंध स्प्रे न करें, ऐसा करने से फसलों के मित्र कीट खत्म हो जाएंगे। स्प्रे करने से पहले खेत में फेरोमोन ट्रैप लगाकर पता करें कि कीट की तादाद कितनी हो गई है, तभी कीटनाशक का प्रयोग करें। सभी किसान भाइयों को राम राम। जैसे अभी रुक रुक के बारिश हो रही है जैसे हमारे यहाँ पे, तो जो खरीफ की फसलें हैं उससे कुछ फसलों को तो बड़ी ही राहत पहुंचेगी। जैसे कपास की हम बात करें तो वो थोड़ा सा सूखे से बच जाएंगी, और धान की जैसे अभी ट्रांसप्लांटिंग शुरू होगी तो उसमें भी बड़े आराम से पराली जो है पनीरी हम उसको ट्रांसप्लांट कर पाएंगे, धरती नरम मिलेगी। पर कुछ जो फसलों में अभी हमने बिजाई की है, जैसे बाजरा, ग्वार, जब उनकी बिजाई की है तो अगर उसमें पपड़ बन गया तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। साथ ही जो थोड़ी बढ़ चुकी है फसलें, उसमें ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि आप पानी ना खड़ा होने दें। पानी खड़े होने की वजह से इन फसलों में, क्योंकि ये थोड़े संवेदनशील होती है खड़े पानी में, तो इनमें दिक्कतें आ सकती हैं। बाकी इतनी ज्यादा बारिश हुई, हल्की फुल्की बारिश हुई है कहीं तो धरती नरम पड़ी है, और धरती में जो भी बढ़वार की तरफ से वेजिटेटिव ग्रोथ की हम बात करें तो उसमें फायदा ही पहुंचेगा। साथ ही मौसम भी ठंडा हो गया, और जो हमने खाद डाली हुई है नीचे, तो बारिश के पानी की वजह से भी वो उसका घुल के वो पौधे को उपलब्ध हो जाएगी। तो किसान भाई इन सब गतिविधियों में इन दिनों थोड़ा सा बारिश का आगे भी अनुमान होने वाला है कि बारिश होगी। तो ये जैसे जैसे हमें IMD से रिपोर्ट मिलेगी हम आपको सचेत करते रहेंगे ग्रुप में कि बारिश में कब बिजाई करें, क्या नुकसान भी हो सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप कृषि कार्य करते हुए। सतबीर नाम है जी, पालवास गाँव है मेरा। मैं अपना खेती कर रखी है जी अपने। तो
योगेंद्र महाराज हमारे पची को नहीं हो रहे। बाकी कल बिरीवाड़ी में भी करके खरक्का नहीं कर गया। बाकी महारा को नहीं बारिश हुई, बूंदाबांदी हुई पापड़ी के तौर पर, और इस ज्यादा परेशान हो रहे हैं। नीचे का पानी और टूला का पानी ये भी खराब हो गया। अगर जब राम बरस जाए तो इनका पानी भी सुधर जाए और फसल बोरा कीजिए, बैंगन बोरा खैर घिया तोरी, इनमें भी नुकसान नहीं होना रहा। फायदा भी है नुकसान भी है। बाकी जितना ठाडा बरस जाए उतना फायदा हो जाए। बरसात से पहले जल भराव की समस्या से निपटने के लिए नगर परिषद ने शहर के 11 प्रमुख नालों की सफाई करवाई, लेकिन निरीक्षण के दौरान कई जगह सफाई और मरम्मत में खामियां मिलने पर दोबारा दुरुस्ती के आदेश जारी कर दिए गए हैं। नगर परिषद के सीईओ राजा राम ने कहा कि बारिश शुरू होने से पहले सभी नालों की सफाई और मरम्मत हर हाल में पूरी की जाएगी। उन्होंने ठेकेदारों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कमी मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। नगर परिषद के सीईओ राजाराम ने बताया कि डीसी के निर्देशानुसार नगर परिषद क्षेत्र के सभी प्रमुख नालों की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। निरीक्षण के दौरान जहां जहां गाद, कचरा या अवरोध पाया गया वहां तत्काल सफाई और दुरुस्ती के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बरसाती शुरू होने से पहले ही सभी नालों की निकासी क्षमता सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है, ताकि पानी सड़कों व रिहायशी इलाकों में न भरे। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए तहसीलदार द्वारा किए गए निरीक्षण के बाद संबंधित नालों की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। आदेशों के तहत जिन स्थानों पर सफाई या मरम्मत में कमी रह गई है वहां तुरंत प्रभाव से काम पूरा करवाया जाएगा। नगर परिषद की टीम को भी मौके पर रहकर कार्य की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि दोबारा कोई कमी न रहे। सबसे पहले तो देवेंद्र जी, आपके चैनल को देखने वालों को मेरा नमस्कार। श्रीमान जी, बारिश के मौसम से पहले नगर परिषद के द्वारा, जो कि नगर परिषद क्षेत्र में 11 नाले पड़ते हैं, नगर परिषद द्वारा 11 नालों की सफाई अप्रैल और मई माह में करवा दी गई थी। एक बार हमने करवा दी थी। अब डी साहब के आदेश ने दिए हैं कि जहां कहीं कमी है उन नालों की सफाई कराई जाए। इसके लिए एसडीएम साहब ने तहसीलदार साहब की ड्यूटी लगाई थी इंस्पेक्शन के लिए, और 4 तारीख को तहसीलदार साहब ने संयुक्त निरीक्षण किया था, जिसमें कुछ नालों में अभी भी गंदगी है। रोहतक गेट स्थित हलवासिया विद्या विहार स्कूल में एनएसएस स्वयं सेवकों के सहयोग से विद्यालय प्रशासक, प्राचार्य और बच्चों ने औषधीय पौधों के बीजों का रोपण किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति के प्रति प्रेम और औषधीय पौधों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। इस अवसर पर डॉक्टर रुपेंद्र रंगा ने विद्यार्थियों को औषधीय पौधों के स्वास्थ्य लाभ और उनके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी तथा अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। पौधारोपण अवसर पर डॉक्टर रुपेंद्र रंगा और उनके साथ आए दीपक शर्मा ने विद्यार्थियों को औषधीय पौधों के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वे प्रत्येक वर्ष विद्यालय में विद्यार्थियों के साथ मिलकर औषधीय पौधे लगाते हैं, ताकि बच्चों में प्रकृति के प्रति प्रेम, पर्यावरण संरक्षण की भावना तथा औषधीय पौधों के प्रति जागरूकता विकसित हो सके। उन्होंने कहा कि औषधीय पौधे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं, इनके संरक्षण और अधिक से अधिक रोपण की आवश्यकता है। विद्यालय प्रशासक डॉक्टर शमशेर सिंह अहलावत एवं प्राचार्य दीपक वशिष्ठ ने विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी नियमित देखभाल करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे अभियान विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित करते हैं। आज हलवासिया विद्या विहार में एक पेड़ एक जिंदगी के अवसर पर हमने यहाँ प्लांटेशन किया है। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। प्रकृति की तरफ अगर हर व्यक्ति ध्यान देगा तो हमें बहुत अच्छी सुविधाएं मिल सकती हैं, ऑक्सीजन मिल सकती हैं, फल फ्रूट मिल सकते हैं, प्राकृतिक चीजें हमारे पास रहेंगी। विद्या विहार में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया और हर वर्ष हलवासिया में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जब भी बारिश का मौसम शुरू होता है, वैसे तो सारे साल ही पौधे जहाँ कोई भी चीफ गेस्ट आता है उससे लगवाया जाता है, पर फिर भी बरसात के मौसम में यहाँ एक अलग से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा चालू मुहिम के अंतर्गत हलवासिया स्कूल में आज हम सब एनएसएस कैडेट्स से पौधारोपण का आयोजन करा था, जिसके अंदर औषधीय पौधों को उगाया गया। भिवानी में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। विभाग ने जिले भर में 164 सर्वे टीम गठित कर घर घर निरीक्षण शुरू किया है।
निगरानी कर रही टीम पानी जमा होने वाले स्थानों की जांच कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सप्ताह में एक दिन ड्राई डे मनाने, घरों में पानी जमा न होने देने और साफ सफाई बनाए रखने की अपील की है। विभाग का कहना है कि समय रहते सतर्कता बरतकर डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। जिला सामान्य अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने लोगों से एक दिन ड्राई डे मनाने की सलाह दी है। 5 से 7 मिनट निकालकर पानी जमा होने वाले बर्तनों को खाली कर उन्हें साफ करें। मच्छर का अंडा देने से लेकर मच्छर बनने का चक्र 10 से 14 दिन का होता है, जिसे साप्ताहिक सफाई से रोका जा सकता है। मच्छरों की प्रकृति एंडोफिलिक होती है, वे सुबह और सूर्यास्त के बाद अधिक निकलते हैं, इसलिए बाहर निकलते समय शरीर को ढक कर रखें और घरों में जालीदार दरवाजे लगाएं। कूड़े को जलाएं नहीं बल्कि विभाग की गाड़ियों में ही डिस्पोज करें। मच्छरों के लार्वा को नियंत्रित करने के लिए लगभग 250 तालाबों में गंबूजिया मछलियां डाली गई हैं। हमने 164 टीम बना रखी है और एक टीम में एक MPSW मेल होता है और एक आशा वर्कर होती है और हमारे जो ब्रीडर चेकर 20 हैं जो अर्बन में जगह जगह पर जा करके जहाँ पर गांव में जहाँ पर ब्रीडिंग प्लेस है, जैसे कूलर है, कोई नारियल का खोल है, कोई बर्तन पड़ा हुआ है जिसमें पानी इकट्ठा हुआ है, तो उसमें मच्छर एग देते हैं और मच्छर के एग से फिर प्यूपा, लार्वा और फिर मच्छर बनते हैं। तो ये जो सर्कल है वो 10 से लेकर के 14 दिन में पूरा हो जाता है। तो इसमें अगर मान ले हफ्ते में हम अपना ड्राई डे मनाए अपने घर पर संडे को 5 या 7 मिनट जहाँ पर ब्रीडिंग प्लेस है उसको चिन्हित करके उस बर्तन को खाली करें और उसकी प्लेटी को अच्छी तरह रगड़ करके साफ करें, तो ये हम 5 या 7 मिनट में इसकी ब्रीडिंग प्लेस को कम कर देते हैं। जहाँ ब्रीडिंग प्लेस को हम कम कर देंगे तो मच्छरों की संख्या कम हो जाएगी, तो इससे हम काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। दूसरा ये है कि ये इसकी जो नेचर होती है मच्छर की वो एंडोफिलिक होती है। सुबह और सूरज ढलने के बाद ज़्यादा बाहर निकलते हैं, उस समय हम अपने सैर करते टाइम अपने शरीर को ढक करके रखें, जालीदार हमने दरवाजे लगाएं। तो ये सभी तो प्रावधान करते हुए हम इसमें कोशिश करें कि पिछले साल हमारे सिर्फ 38 जो केस है डेंगू के आए थे। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। निर्माण परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य, नियमों की अनदेखी करने पर होगी सख्त कार्रवाई। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लेकर BLO, सुपरवाइजर और वार्ड पार्षदों की बैठक आयोजित। अंधाधुंध स्प्रे अपनी फसलों में न करे किसान, कहा कृषि विशेषज्ञ योगिता बाली ने। नगर परिषद ने बरसाती नालों की सफाई करने के लिए कर्मचारियों को दिए निर्देश। हलवासिया विद्या विहार में औषधीय पौधों का किया गया रोपण। स्वास्थ्य विभाग डेंगू और मलेरिया को लेकर अलर्ट, रोकथाम के लिए बनाई गई रणनीति। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।